नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्रदेश के सबसे भरोसेमंद और नंबर 1 न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। राज्य सरकार के दावे तमाम हैं, दावे महिला सशक्तिकरण के, दावे महिला अपराधों के खात्मे के, मुफ्त इलाज के और बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाओं के, दावे लापरवाही पर लगाम के, लेकिन ये सब बस दावे के दावे ही हैं। हकीकत बेहद कड़वी है, दुखदाई है, शर्मनाक है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये गवाही दे रही है प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान हुई 3 शर्मनाक घटनाएं। तस्वीरों के जरिए समझिए, यमुनानगर में एक दलित युवती से रेप किया जाता है। आरोपी को पुलिस के हवाले करने के बजाय पंचायत 5 जूते मारकर आजाद कर देती है और कहा यह जा रहा है कि यह सब हुआ यमुनानगर पुलिस के सामने। दूसरी तरफ फतेहाबाद के सनियाना गांव में एक महिला को उसका ही पति बेरहमी से इसलिए पीटता है क्योंकि वो मां नहीं बन सकी। सिगरेट से दागा जाता है उसे, और जब प्रताड़ना देकर जी भर जाता है तो उसे घर से निकाल दिया जाता है। मारपीट के दौरान महिला के पैर की हड्डी कई जगहों से टूट गई तो वो दर्द से कराहती हुई सिविल अस्पताल पहुंची, जहां इलाज की सुविधा न होने की बात कहकर उसे अस्पताल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। पीड़ित रात भर पार्क में दर्द से कराहती रही। अब जरा तीसरी घटना भी देख लीजिए। दिल्ली एनसीआर का इलाका है गुड़गांव, साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है। इसी साइबर सिटी में 6 साल की बच्ची से रेप होता है। गंभीर हालत में बच्ची को सिविल अस्पताल ले जाया जाता है। यहां भी वही जुमला कि अस्पताल इलाज करने में सक्षम नहीं है। वहां से गुड़गांव के ही एक मशहूर निजी अस्पताल में बच्ची को लेकर परिजन दौड़ते हैं, लेकिन वहां भी उन्हें राहत नहीं मिलती। आखिरकार दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में बच्ची को भर्ती किया जाता है। प्रदेश में हालात को सुधारने का वादा करके सत्ता के निगहबान बने बीजेपी के मंत्री और नेता शायद नाकामी के इन तथ्यों को स्वीकार चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी ये मान लिया है कि गुड़गांव का सिविल अस्पताल बच्ची का इलाज नहीं कर सकता था। अब सवाल 1-2 नहीं बल्कि कई हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं से लेकर महिला सुरक्षा और उनसे जुड़ी घिनौनी सोच, ये सब सवाल पैदा करते हैं। क्या महिला सशक्तिकरण के तमाम दावे बेकार हैं, खोखले हैं? महिलाओं को लेकर समाज की सोच आखिर कब बदलेगी? हम जब भी महिलाओं के मुद्दे पर चर्चा करते हैं, ये एक बड़ी अनिवार्य सी लाइन है जो हर चर्चा में आखिर में कही जाती है, लेकिन ये होगा कब, बदलेगी कब, कोशिश कौन करेगा, समाज कितना जिम्मेदारी निभाएगा, सरकार कितना जिम्मेदारी निभाएगी, किसी को नहीं पता। बस एक जुमला जरूर अपनाया जाता है, कहा जाता है कि सोच बदलने की जरूरत है। इस सोच के बदलते बदलते कितनी बहू बेटियां बहनें उस बलि पर चढ़ जाएंगी कोई नहीं जानता। और सबसे बड़ा कड़वा सच, क्या हमारे प्रदेश के अस्पतालों में इलाज की सुविधाएं नहीं है? क्या गुड़गांव के सिविल अस्पताल में भी इलाज की सुविधा नहीं है जो उस बच्ची को मिल सकती? आज इन्हीं बड़े मुद्दों पर है बड़ी बहस, लेकिन सबसे पहले 10 बड़ी खबरें। जाट आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी है। याचिका एनसीबीसी की रिपोर्ट के आधार पर डाली गई है। एनसीबीसी की रिपोर्ट में जाटों को लेकर दिए गए तथ्यों को खारिज किया गया था। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दामों में कटौती की गई है। पेट्रोल में 49 पैसे प्रति लीटर, डीजल में ₹1.21 प्रति लीटर और सीएनजी के दामों में 60 पैसे प्रति किलो की कटौती की गई है। कटौती आज आधी रात से लागू होनी है। उधर सर्विस टैक्स में बढ़ोतरी से खाना पीना और घूमना फिरना महंगा होगा। साथ ही रेलवे का माल भाड़ा भी बढ़ गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह के कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को लेकर दिए गए विवादित बयान से बीजेपी में नाराजगी दिखाई दे रही है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने गिरिराज सिंह को फटकार लगाते हुए सोच समझकर बोलने की हिदायत दी है। साथ ही यह भी कहा है कि इस तरह के बयानों से पार्टी की फजीयत होती है। ओडिशा के राउरकेला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोयला घोटाले के बहाने पिछली सरकार पर निशाना साधा और कहा कि 20 कोयला खदानों की नीलामी के बावजूद सरकार 10 महीनों में बेदाग है। साथ ही कहा कि भारत को इस्पात उत्पादन बढ़ाने की जरूरत है, जिससे देश चीन से आगे निकलकर दुनिया का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक बन सके।
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मनमोहन सिंह को बतौर आरोपी तलब करने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी है। निचली अदालत ने तालाबीरा 2 कोल ब्लॉक के आवंटन के मामले में मनमोहन सिंह को बतौर आरोपी पेश होने के आदेश दिए थे। हरियाणा के पानी संबंधी सभी मुद्दों पर मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री ने केंद्रीय मंत्री उमा भारती से मुलाकात की और एसवाईएल के मुद्दे पर केंद्रीय जल संसाधन मंत्री से हस्तक्षेप की अपील की। सीएम ने कहा कि एसवाईएल मामले पर पंजाब से बात करने का वक्त अब आ गया है। सांसद आदर्श ग्राम योजना की समीक्षा बैठक में केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा कि योजना के नतीजे सकारात्मक आ रहे हैं। उधर इनेलो सांसद दुष्यंत चौटाला ने प्रशासनिक स्तर पर भेदभाव का आरोप लगाया और कहा कि सिर्फ बीजेपी सांसदों के गांव में ही विकास हो रहा है। इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का असर देखने को मिला है। HSSC ने अपनी वेबसाइट अब अपडेट कर दी है। सुबह चेयरमैन की जगह विजय चुग का नाम था और अब भारत भूषण और टीम का नाम अपडेट कर दिया गया है। गिरदावरी से टोहाना के किसानों की उम्मीद टूट गई है। गिरदावरी रिपोर्ट के मुताबिक महज 7 गांव में फसल खराब हुई है। और देश के प्रमुख शेयर बाजारों में बुधवार को तेजी का रुख देखा गया। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 302.65 अंकों की तेजी के साथ 28,260.14 पर बंद हुआ। उधर निफ्टी 95.25 अंकों की तेजी के साथ 8,586.25 पर बंद हुआ। और बहुत जल्दी से नजर आज की बड़ी बहस के सवालों पर डालिए। क्या महिला सशक्तिकरण के सारे दावे खोखले दिखाई देते हैं? ये जो घटनाएं पिछले 24 से 48 घंटों में हमारे सामने आई हैं वो ये बताने के लिए काफी हैं। सवाल नंबर 2, महिलाओं को लेकर सोच आखिर कब बदलेगी? जैसा कि अपने शुरुआत में कहा, हर विश्लेषण के आखिर में बोले जाने वाली ये लाइन है, लेकिन ये होता नहीं दिख रहा है। कब ऐसा होगा? जब हम ये बदली सोच देखेंगे। हमारे प्रदेश में क्या अस्पतालों में इलाज की सुविधाएं नहीं है, वो भी उन इलाकों में जो साइबर सिटी कहे जाते हों। अगर अस्पतालों में सुविधाएं होती तो स्वास्थ्य मंत्री को ऐसा बयान नहीं देना पड़ता। और एक सवाल अब ये उठा रहे हैं कि क्या नौकरशाही सरकार के हाईटेक होने पर फलीता लगाने का काम कर रही है, जिस तरह से HSSC की वेबसाइट अपडेट नहीं हुई। और आज की बड़ी बहस में हिस्सा लेने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हम बहुत जल्दी से अपने खास मेहमानों से आपका परिचय करा दें। हमारे दिल्ली स्टूडियो में रणवीर शर्मा जी हैं। रणवीर शर्मा जी रिटायर्ड पुलिस महानिदेशक हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इन दिनों एक एनजीओ का संचालन कर रहे हैं। बहुत स्वागत है रणवीर शर्मा जी इंडिया न्यूज हरियाणा पर बड़ी बहस में। हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी सुनीता दुग्गल जी हैं। हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता रंजीता मेहता कांग्रेस पार्टी से हैं और हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल की नेता कुसुम शेरवाल भी जुड़ी हुई हैं। और अब से थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट की वकील श्वेता कपूर भी हमारे साथ इस डिस्कशन में शामिल होंगे। हम सीधे दुग्गल जी आपके पास आएंगे। ये जो घटनाएं जिनका जिक्र तस्वीरों के साथ हम कर रहे हैं, जो अखबारों की सुर्खियां बनी हैं, ये क्या दिखाती हैं सुनीता दुग्गल जी? हमारे दावे
क्या वाकई खोखले हैं जो हम समय समय पर करते रहते हैं महिला सशक्तिकरण के? असल घटनाएं ये हैं जो हमें आईना दिखाती हैं। सुनीता जी, हाँ राजीव जी, देखिए जो आपने सबसे पहले बात कही ये बिल्कुल ठीक है कि ऐसी घटनाएं जो है वो समाज के मुंह पर एक तमाचा है, लेकिन मानसिकता की बात हमें बार बार बोलनी पड़ेगी। जब तक कि हमारी पुरुष मानसिकता ठीक नहीं होगी तो ये चीजें जो हैं वो समाज से नहीं निकल पाएंगी। जहां तक मामला जो है वो प्रशासन का है कि प्रशासन उन पर किस तरह से एक्शन ले रहा है, तो आप जो जिक्र कर रहे हैं, चाहे वो यमुनानगर का मामला हो चाहे वो फतेहाबाद का मामला हो, पुलिस प्रशासन जो है वो पूरा मुस्तैद होकर उस पर कार्रवाई कर रहा है। पुलिस प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ से उसमें किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती गई। सुनीता जी, अब शायद कर रहा होगा, वो भी हम शायद लगा के कह रहे हैं, लेकिन यमुनानगर के मामले में जो पुलिस का रवैया रहा वो बेहद ही लचर, बेहद ही ढीला रहा। ये बात आपसे भी छिपी हुई नहीं है। नहीं राजीव जी, मेरे पास उसके पूरे फैक्ट्स हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि अभी तक भी लड़की ने एक बार भी ये नहीं कहा कि उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती हुई है या उसके साथ कोई रेप हुआ है। मामला सिर्फ एक लड़ाई झगड़े का जो है वो लड़की ने अपने उसमें एप्लीकेशन में दिया है, और उस मामले की जांच जो है वो वहां के जो चौकी इंचार्ज है वो कर चुके हैं, जो SHO है वो कर चुके हैं, उसके बाद जो वहां के DSP है बिलासपुर के वो कर चुके हैं मिस्टर मदन लाल, उसके बाद जो SDM है वहां की पूजा चावरिया वो उसकी जो है वो इंक्वायरी कर चुकी है। इसके अलावा आज जो है पूरा महिला का वहां पे आयोग जो है कमीशन वो वहां पर गया और वो भी अपनी इंक्वायरी कर चुका है, और सबने एक ही रिपोर्ट अपनी दी है कि ये कहीं रेप का मामला नहीं है, ये मामला लड़ाई झगड़े का था जिसको एक अलग तरह का रूप दे दिया गया। तो मैं बिल्कुल इसके गहराई में गई हूं राजीव जी, आपके बताने के बाद कि मामला आज हम ये बहस में उठाने वाले हैं। मैंने एक एक चीज की पूरी तहकीकात की है, और अगर आप कहें तो जो वहां के DSP है मिस्टर मदन लाल, जो SDM है पूजा चावरिया, मैं आपकी उनसे बात करवा सकती हूँ जी। ठीक है, लेकिन फिर ये बात निकलकर सामने क्यों आ रही है कि पुलिस डराने धमकाने का काम कर रही है पीड़ित पक्ष को, और इसी डर की वजह से वो बात निकलकर सामने नहीं आ रही है? राजीव जी, ये आप लोगों की जिम्मेवारी है कि आप पता कीजिए कि क्या ऐसी मामला हुआ कि जिसकी वजह से बात को इस तरह से घुमाया फिराया गया। ये एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि सरकार को खामखा का बदनाम करने की एक तरह से ये कोई किसी की साजिश हो सकती है, क्योंकि आपके बताने के बाद मैं मामले की तह तक पहुंची हूं। अभी तक भी मामला कहीं पर ये नहीं आया कि लड़की के साथ किसी तरह का कोई दुर्व्यवहार हुआ है। और अगर मामले के तह तक पहुंचने का अर्थ है, मामला इस तरह से आता है, सुनीता जी, मामले के तह तक पहुंचने का अर्थ है पुलिस के वर्जन तक पहुंचना जी, यही तो है ना, पुलिस के वर्जन तक पहुंचना। जो चौकी इंचार्ज कह रहे हैं, जो DSP कह रहे हैं, जो SP कह रहे हैं, बस वही बात आप मान रहे हैं। जी नहीं, आज 2.5 घंटे तक जो हमारी महिला कमीशन जो है उन्होंने उस पूरे परिवार के साथ बातचीत करी है। अभी तक आपने जहां तक भी अपनी बात दिखाई है, कहीं आपने ये बात दिखाई कि लड़की या लड़की के पेरेंट्स या लड़की के कोई भी रिश्तेदार आकर ये बात सामने आकर कह रहे हैं कि दबाव है मैम, हम तो कल से ये बात कह रहे हैं, फिर भी कोई केस दर्ज नहीं किया। दबाव है, तो पंचायत का दबाव है, पुलिस का दबाव है, इसलिए बात सामने नहीं आ पा रही है। लगातार सिर्फ इंडिया न्यूज हरियाणा ही नहीं, बाकी टेलीविजन चैनल्स और अखबार भी ये बात दिखा रहे हैं कि दबाव के तहत जो मूल घटना है उसे दबाया जा रहा है। राजीव जी, कल मैं हरियाणा न्यूज चैनल पर थी इसी टॉपिक के ऊपर, उसके बाद मेरी SP साहब से भी बात हुई है, और जो SDM जो है वहां की बिलासपुर की वो महिला है, स्वयं पूजा चावरिया जो है वो महिला है, और उन्होंने बहुत देर तक अकेले में परिवार से, उनकी मदर से भी और लड़की से भी बातचीत की है, और उनको कहा है कि आप किसी तरह का कोई दबाव ना माने, और मैं भी एक महिला हूं, अगर आपके साथ किसी तरह का कोई अत्याचार है तो आप प्लीज बताइए। आप देखिए, इतना कहने के बाद भी, और आज महिला कमीशन का पूरा आयोग जिसमें 3-4 मेंबर्स और जो उनकी उपाध्यक्ष हैं शायद वो भी गई हैं, और उन्होंने 2.5 घंटे तक जो है उनको अकेले कमरे में उनसे बातचीत की है कि आप किसी तरह के कोई दबाव में ना आइए, और अगर कोई मामला है तो आप बताइए। देखिए, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि और हम क्या कर सकते हैं, आप सजेस्ट कीजिए ताकि वो किसी तरह का प्रेशर ना माने।
ठीक है, आप क्या कर ये सकते हैं? हिम्मत तो अब लड़की को और लड़की के माँ बाप आप को या दिखानी सरकार पड़ेगी क्या ना कर राजीव सकती जी। है, इसका जवाब भी आएगा। हम जरा रंजीता मेहता को इस चर्चा में ले आते हैं। रंजीता मेहता, सहमत है जो बात सुनीता दुग्गल जी कह रही है कि सरकार ने हर मुमकिन मदद की, पुलिस जो है वो हर संभव कार्रवाई कर रही है, लेकिन वो बात निकलकर सामने नहीं आ रही है, बात दबाई जा रही है? देखिए राजीव, जब भी इस तरीके की दुर्घटनाएं होती हैं, पहले तो इस दुर्घटना के ऊपर हमारा जो हरियाणा है इसका सिर हमेशा झुकता है। और पिछले 6 महीने की बात ले लीजिए तो ये जो क्राइम रेट है 38% तक बढ़ा है जी। ये किसी सरकार या राजनीति करने का टॉपिक नहीं है, पर हम इस चीज को संज्ञान में ले कि किस प्रेशर में आकर वो लड़की अपना बयान ठीक नहीं दे रही है। क्योंकि जो स्टिंग ऑपरेशंस कई चैनल्स के द्वारा किया गया उसमें साफ तौर पर बताया गया था कि अगर इस तरीके की बातें हमारे गांव में हो जाती हैं तो उसको हम दबा लिया जाता है, तो वो सबके सामने नहीं लाई जाती है। इसी चीज को लेकर कल मेरी भी सुमन भैया जी से बात हुई थी और मैंने उनको यही सुझाव दिया था कि आप महिला के फैमिली को और जो पीड़िता है उसको इस तरीके की जो सुरक्षा है और उसको एक सांत्वना दे कि अगर ये सच्चाई सामने आती है और दोषी कोई पाया जाता है तो उनकी फैमिली पर किसी भी तरह का कोई जो आरोप है या किसी तरीके का उत्पीड़न है वो नहीं होगा और बच्ची का जो भविष्य है वो सिक्योर होगा, चाहे वो जॉब को लेकर है, चाहे उसका शादी को लेकर है। क्योंकि अक्सर गांव में होता क्या है कि जो छोटे ऐसे परिवार होते हैं इनको यही चिंता होती है कि अगर हमारी लड़की की बदनामी हो गई तो हमारी लड़की से कल को शादी कौन करेगा, इसका भविष्य क्या होगा। तो जब तक हम उस परिवार को ये सुनिश्चित नहीं करेंगे, उनको ये सांत्वना नहीं देंगे, तब तक सच्चाई बाहर नहीं आएगी। और सबसे बड़ी विडंबना इस बात की है कि 25 मार्च को ये केस पुलिस स्टेशन में दर्ज होता है और 27 मार्च को ही पंचायत बैठकर पुलिस वालों के सामने 5 जूते मारकर इसका सोल्यूशन कर दिया जाता है। अगर ऐसी कोई बात हुई नहीं थी तो किस बात के लिए 5 जूते मारे गए लड़के को जो उसने जूते खाए हैं। और अगर ऐसी कोई शंका नहीं है तो बच्ची का मेडिकल करवाया जाए, मेडिकल से स्पष्ट हो जाएगा कि ऐसी घटना हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, श्वेता कपूर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट की। श्वेता, आपका बहुत स्वागत है बड़ी बहस में। हम सीधे कुसुम शेरवाल के पास जाएंगे, इससे पहले कि हम रणवीर शर्मा जी को इस चर्चा में लाएं। और हम जो बड़ा सवाल उठा रहे हैं, चाहे वो गुड़गांव की घटना हो, फतेहाबाद की घटना हो, यमुनानगर की घटना हो, जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है कि हम जिस महिला सशक्तिकरण के दावे करते हैं क्या वो बेनामी है, बेमानी है, क्या वो खोखले हैं? दरअसल ऐसा कुछ है नहीं। हम 2-4-10 चीजों को देखकर गौरव महसूस करने लगते हैं। असल बड़ा सच ये है जो हर रोज हमारे सामने चला आता है। कुसुम शेरवाल साहब, क्या वाकई जो दावे हैं वो झूठे हैं, खोखले हैं? ये घटनाएं हमें आईना दिखाने का काम करती हैं। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूंगी कि मैं डॉक्टर कुसुम शेरवाल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से लोकसभा अंबाला से चुनाव लड़ चुकी हूं। और जो मैडम सुनीता जी कह रही हैं कि इस तरह का कोई भी जो ये मुद्दा चल रहा है, इस तरह की कोई भी घटना आज तक सामने नहीं आई है। लेकिन जो अखबारों में मीडिया के माध्यम से जो चीजें दिखाई जा रही हैं, पढ़ाई जा रही हैं, क्या वो चीजें गलत हैं? और जो आज जो हमारी बहन बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, मेरा जो एरिया है वो यमुनानगर ही है, मैं यमुनानगर की ही बेटी हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि उस जगह पे मैंने भी जाकर के देखा है कि वहाँ पर क्या हो रहा है। आज वो महिला सड़क पर धरना दे करके बैठी हैं। हम भी महिलाएं हैं, कोई भी महिला ये अन्याय अत्याचार नहीं बर्दाश्त करेगी कि आज किसी की भी बहन बेटी है उसके ऊपर इस तरह से अन्याय अत्याचार हो। एक अगर रेप केस हुआ है, दुष्कर्म हुआ है, तो पंचायत का ये पंचायत को ये कौन सा अधिकार दिया है कि उसको 5 जूते मार करके बिठा दिया जाए? आज सरकार से मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ कि आप लोग ये बताइए, कुसुम जी, पंचायतों को ये कहाँ से अधिकार दे दिया गया है? कहना यह है कि लड़की ने मार करके आप बिठा दें। जी, सुनीता जी का कहना यह है कि पीड़ित लड़की ने या उसके परिवार ने अब तक कहीं ये नहीं कहा है कि उनके साथ ये घटना हुई है। कई तरीके से पुलिस ने पूछने की कोशिश की, लेकिन ये बात सामने नहीं आई है। ये बात सुनीता जी कह रहे हैं। लेकिन राजीव जी, अगर उसके साथ कोई अन्याय अत्याचार नहीं हुआ है तो आज वो धरने के लिए क्यों बैठी हैं? आज वो धरना प्रदर्शन क्यों कर रही है? आज वो कानून से क्यों कह रही है कि मुझे न्याय मिलना चाहिए?
तो आज अगर उसके साथ कोई अन्याय अत्याचार नहीं हुआ है तो वो क्यों आज सड़कों पर बैठी हैं? आज प्रशासन जो है वो इतना लतार हो चुका है, कोई भी पुलिस की कार्रवाई ठीक ढंग से नहीं होती है, कोई भी किसी के लिए कोई एक्शन नहीं लेता है। आज हमारी बहन बेटियों के ऊपर इतने अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। ठीक है कुसुम जी, छोटा सा जवाब फिर हम अपने दो और पैनलिस्ट को इस चर्चा में लाना चाहते हैं। कुसुम जी, छोटा सा जवाब ले लेते हैं सुनीता जी से। सुनीता जी प्लीज जवाब दीजिए। एक तो नई बात सामने आ रही है कि वो धरने पर बैठी हुई है, कुसुम जी यमुनानगर के इलाके से ही आ रही है, और रंजीता जी ये कह रही हैं कि साहब घटना अगर हुई नहीं तो पंचायत किस बात की हुई और 5 जूते मारने की सजा किस बात को लेकर दी गई? देखिए राजीव जी, कुसुम जी ने ये कहा कि वो धरने पर बैठी हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि ये खुद भी एक महिला हैं, उनकी ये जिम्मेवारी बनती है कि वो वहां से या तो उनकी फोटो खींच के लेकर आती या वो कोई इस तरह का एविडेंस दिखाती जिससे ये पता लगता कि सचमुच वो धरने पर बैठी हैं। 5 एजेंसीज जो है पुलिस की और एडमिनिस्ट्रेशन की, वो इसके बारे में जांच कर चुकी है। जो महिला कमीशन है वो इसके बारे में जांच कर चुका है और वो उनसे कमरे में बैठ के अकेले में बात कर चुका है और ये कह रही है कि वहां पे वो धरने पे बैठी हैं। सिर्फ देखिए, ऐसे आरोप लगा देने भर से बात नहीं बनती। मैं तो फिर भी एक बात और कह रही हूं, आज अखबार में खबर आई हुई है, अभी भी अगर हमारी कुसुम जी वहां पर जाएं और वो लड़की अपना बयान देती है कि मेरे साथ ये अन्याय हुआ है, तो अभी तुरंत उसी सेक्शन में पुलिस कार्रवाई करने को तैयार है। लेकिन जब तक कोई ये कहेगा ही नहीं कि मेरे साथ इस तरह का अत्याचार हुआ है, तो किस तरह से पुलिस सुओ मोटो जाकर उस चीज का एक्शन ले सकती है? आप ये बताइए। कोई बच्चा ये तैयार ही नहीं है कहने के साथ कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, और वो बच्चा ये कहने को तैयार नहीं है कि आप मेरा मेडिकल करवाइए। हम कैसे उसको जबरदस्ती पकड़कर हॉस्पिटल में ले जा सकते हैं मेडिकल करवाने के लिए? तो मैं कुसुम जी से पूछना चाहती हूँ, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी। रंजीता जी एक स्टिंग ऑपरेशन का भी जिक्र कर रहे हैं। रंजीता जी एक स्टिंग ऑपरेशन का भी जिक्र कर रही है। आप दिखाइए वो स्टिंग ऑपरेशन, आप टीवी पर दिखाइए। दिखाया गया है, दिखाइए टीवी पर कि सुनीता जी कल से लेकर आज तक वो कई बार कई चैनल्स ने दिखाया गया है मैडम। जी नहीं, टीवी कम सारा कुछ टीवी पर चल रहा है, सभी कुछ स्टिंग ऑपरेशन चल रहा है, मीडिया के माध्यम से अखबारों में आ रहा है। तो एक चीज राजीव जी, सिर्फ सरपंच का बयान है जिसमें सरपंच ने ये कहा है कि हमने लड़के को, आप देखिए झगड़े का मामला, जो मामला पुलिस में जो दर्ज करवाया गया है वो मामला एक झगड़े का मामला है। जो लड़का लड़की दोनों पड़ोस में रहते हैं और लड़का लड़की दोनों बालिग हैं, उनके परिवारों में कोई झगड़ा हुआ है और उस झगड़े का मामला दर्ज करवाया गया है और उसी को लेकर पंचायत ने समझौता करवाया है। ठीक है, ये तो एक घटना है, लेकिन हम कई घटनाओं से समझना चाहते हैं कि क्या ऐसे ही हमारे समाज में, हमारे देश और प्रदेश में महिलाओं को ताकत मिलेगी? जो महिला सशक्तिकरण का हमारा सपना, हमारा दावा है, वो मजबूत होगा, पूरा होगा। हमने यमुनानगर की घटना पर थोड़ा ज्यादा फोकस किया, हम गुड़गांव की घटना को भूल रहे हैं जहां एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार होता है, उसे परिवार के लोग सिविल हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन सिविल हॉस्पिटल में उसे एक टके सा जवाब मिलता है कि यहाँ सुविधाएं नहीं है, उसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल रेफर किया जाता है। वो प्राइवेट हॉस्पिटल अपनी मजबूरी बताता है कि हम इलाज नहीं कर सकते और फिर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उसे रेफर कर दिया जाता है। फतेहाबाद की घटना हमारे सामने है जहां एक महिला की घर में प्रताड़ना होती है, उसका पति उसे पीटता है, उसका भाई उसे इलाज के लिए लेकर जाता है, लेकिन 3-4 जगह फ्रैक्चर होने के बावजूद उसे इलाज नहीं मिलता और वो रात भर अस्पताल के पास एक पार्क में पड़ी रहती है, तड़पती रहती है। कहां है वो हमारा सपना जो पिछले कई दशकों से हम देख रहे हैं महिला सशक्तिकरण का? हम शर्मा जी को चर्चा में लाएं, इससे पहले हम श्वेता से टिप्पणी जरूर लेना चाहेंगे। श्वेता, आप लॉयर हैं, सुप्रीम कोर्ट में आप वकालत करती हैं। पिछले कुछ दिनों में जो महिलाओं को लेकर कानून है हमारे देश में वो बड़े मजबूत हुए हैं, लेकिन धरातल पर, जमीन पर श्वेता कुछ भी बदलता दिख नहीं रहा है। हम तो ये देख रहे हैं अपने तजुर्बे में कि जो क्रूरता है महिला अपराध को लेकर वो और ज्यादा भयानक होती जा रही है, विभत्स होती जा रही है। ऐसा क्यों? क्या ये वही हाल हो रहा है कि ज्यों ज्यों दवा करते गए मर्ज बढ़ता गया? पहले अभी रिसेंटली हमारे सीआरपीसी और आईपीसी में बहुत ज़बरदस्त अमेंडमेंट्स करी गई हैं। अब अमेंडमेंट्स के बाद क्या होता है ये है कि महिलाओं को अब ऐसा फील होने लगा है कि उनकी कोई सुन रहा है,
कोई बैठा है और अब अगर एक्शन लिया जाएगा तो वो स्ट्रिंजेंट होगा। अभी जो कुछ भी मैं डिस्कशन में सुन रही हूँ उस हिसाब से अगर इतनी इमीडिएटली स्टेप्स लिए गए हैं कि एसडीएम ने भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी है और पुलिस ने भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी है, एसएचओ ने करी है, आईओ ने करी है, अगर इतनी फास्ट स्टेप्स एक्चुअली में लिए गए हैं तो इट इज एक्चुअली क्वाइट कमेंडेबल। बिकॉज ऐसा है कि लोगों का पुलिसिंग से और पॉलिटिक्स से दोनों से धीरे धीरे विश्वास उठता चला जा रहा है। तो अब इन दोनों एजेंसीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोगों को सेफ फील करवाएं। इट इज ओनली जब इस तरह से फास्ट पुलिसिंग करी जाएगी, फास्ट इन्वेस्टिगेशन होगी, तभी लोगों को फेथ आएगा। आज भी मैं लेकिन यमुनानगर के मामले में कहां हुई? पहले पंचायत हो गई, पुलिस की मौजूदगी में हो गई, ऐसी बात सामने आ रही है। जब मीडिया में यह खबर आई तब जाकर पुलिस ने एक्शन लिया। 25 तारीख की ये घटना है और एक्शन कल से लेकर आज तक हुआ है जो आप देख रहे हैं, और उसमें भी संभवतः मीडिया का दबाव ज्यादा है। श्वेता, सी अनफॉर्चुनेटली होता क्या है बस संजीता जी आएंगे जी कि पुलिस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जब उनके सामने, मैं वही कह रही हूँ कि पुलिस के ऊपर फेथ बनाने के लिए, विच इज द फर्स्ट लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी इन आवर कंट्री, उनके ऊपर फेथ बनाने के लिए उन्हीं को काम करना पड़ेगा। अगर ये घटना उनके सामने पहले आई थी तो एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई, ये डीसीपी लेवल और एसीपी लेवल के लोगों को नीचे जानना पड़ेगा, उनको बुलाना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा कि अगर ये घटना 25-27 तारीख की है तो ऐसा क्यों हुआ कि 3 दिन वेट किया गया एफआईआर लॉन्च करने के लिए। और अगर इस तरह से पंचायत लगी थी, उसमें जो कुछ भी कार्रवाई हुई उसका आपकी इन्वेस्टिगेशन से कोई लेना देना नहीं है। इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस ने करनी है वो अपने लेवल पे करनी है, उनको पंचायत से कोई लेना देना होना नहीं चाहिए, उनको अपनी एफआईआर खुद लॉन्च करनी चाहिए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती कैसे है? क्या बहुत सारी घटनाओं में, बहुत सारी चीजों में जो पुलिसिया कार्य प्रणाली है वो इसके पीछे होती है, ये भी इसका एक पक्ष है। हम रणवीर शर्मा जी से जानेंगे, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हमारे लिए हो चला है। बहुत छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर हो रहे हैं।